गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो हम लोग लास्ट लेक्चर तक सेल के बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके थे, जिसके अंदर हमने सेल के शेप, साइज़ और साथ ही साथ हमने वेरिएशन इन नंबर्स भी अच्छे से जान लिया था। सेल के बारे में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, साथ ही साथ हम लोगों ने कोई सेल कितना बड़ा हो सकता है और कितना छोटा हो सकता है ये अच्छे से जान लिया था। अब हमें उस सेल के हमें उसके जनरल स्ट्रक्चर को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर जाना था कि सेल जो होता है उनकी शेप, साइज़ सब अलग होती है, बट जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। जैसे अगर हम बात करें कि ह्यूमन है आपका, तो ह्यूमन सबका कैरेक्टरिस्टिक सब अलग अलग होते हैं। किसी का बॉडी का साइज़ अलग होता है, किसी का फेस अलग होता है, किसी का अगर हम बात करें हेयर्स का कलर अलग होता है, सब में वेरिएशन है। बट सेम चीज़ ये है कि सभी के पास एक जैसे फीचर्स है, तो बेसिक कंपोनेंट जो है वो सेम रहेगा। और इसी को हम जानेंगे कि अगर हम बात करें अगर हम प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में सेल वॉल्स होती है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। या सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। तो हम इन्हें ही आज अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बार इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ सेल की, उसके बाद ये पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास पहले है एक ये है प्लांट सेल की इमेज, ठीक है। तो प्लांट सेल की इमेज हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमें एक दिख रहा है सेल वॉल दिख रही है। यहाँ पर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब हम नाम अच्छे से जानेंगे क्या क्या बोलते हैं इन्हें। एक आपके आगे न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, ईआर है। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका यहाँ पर साइटोप्लाज्म और वॉक्यूल है। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन है हमारे सामने, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोस है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप है और राइबोसोम्स है, ठीक है। सो ये हमने एक बेसिक सा क्या किसके अंदर क्या हमें मिलता है हमने ये जाना। अब हम प्रॉपर तरीके से सभी के एक एक फंक्शन जानेंगे जो भी हमारे आगे इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी कवरिंग, अगर हम बात करें कोई भी कवरिंग, जैसे हम टॉर्टोइज देखते हैं, तो टॉर्टोइज में हम देखते हैं कि टॉर्टोइज का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है और अंदर वाला पार्ट क्या होता है एकदम जो उसके बॉडी होती है। तो ये टॉर्टोइज का जो ऊपर वाला पार्ट है क्या है इसके लिए, एक कवर है। तो कवर क्या करेगा उसको कि कोई भी आउटर बॉडी, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए उस पर हमला होता है तो वो उससे प्रोटेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर से कुछ बाहर नहीं जा सकता। या हम बात करें कि उसका प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे टॉर्टोइज की। तो सेम चीज़ अगर कवरिंग है, कवरिंग की एक तरीके से हम बात कर सकते हैं मेम्ब्रेन। सो द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सो कवरिंग के अंदर क्या है, तो कवरिंग के अंदर है साइटोप्लाज्म और आपका न्यूक्लियस, ठीक है। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर। अब देखिए जो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स है, तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच का ये जो डिफरेंस है ये कौन पता करेगा कि हर सेल की एक अलग प्रॉपर्टी है, तो उन सेलों के बीच के जो डिफरेंस है वो कौन देगा हमें, हमारा सेल मेम्ब्रेन। और ये एक पोरस मेम्ब्रेन होता है। पोरस मेम्ब्रेन का मतलब क्या कि इसके अंदर इसकी मर्जी के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता और इसकी मर्जी के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। यानी कि अगर अंदर आना है तो सेल मेम्ब्रेन की परमिशन लेनी पड़ेगी और सेल से बाहर जाना है तो सेल मेम्ब्रेन की हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। देयरफॉर सिलेक्टिवली परमेबल मेंबर, क्यों? क्योंकि कुछ ही पार्टिकल अंदर जा सकते हैं, कुछ ही पार्टिकल सेल से बाहर आ सकते हैं। द सेल मेम्ब्रेन गिव्स द शेप ऑफ द सेल। अब हम देखें कि बाहर की कवरिंग ही तो बताएगी कि किस तरीके की शेप है आपके सेल की। और अगर हम प्रॉपर तरीके से बात करें तो प्लांट सेल के अंदर थिक लेयर होगी, ध्यान रखिएगा यहाँ प्लांट सेल के अंदर थिक लेयर होगी फाउंड इन सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, और उसे हम क्या बोल सकते हैं, सेल वॉल भी बोल सकते हैं। द सेल वॉल हेल्प्स टू प्रोटेक्शन द प्लांट्स ऑफ सेल। तो ठीक है।
अब हमें एक बात समझ में आई कि यहाँ सेल मेम्ब्रेन की बात है, तो सेल मेम्ब्रेन से भी एक ऊपर वाली चीज़ होगी सेल वॉल, और सेल वॉल इम्पोर्टेंटली सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगी हमें, प्लांट सेल में। अब ये क्वेश्चन हमारे आगे क्या बना कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है बट प्लांट सेल में तो सेल वॉल है, ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि देखिए, प्लांट अपनी जगह से हिल नहीं सकते जिस तरीके से एनिमल अपनी जगह से मूव कर पाते। सो कैसा भी मौसम हो, कैसी भी अगर कंडीशन आए, प्लांट अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए अपने आप से मतलब किन्हीं भी आउटर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे बचने के लिए। सो वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई स्पीड विंड और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से उन्हें एक्सपोजर बार बार मिलता है। सो इन चीज़ों से प्रोटेक्शन करने के लिए हमें सेल वॉल की नीड है, बट एज अ एनिमल हमें इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आई। इसके बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। सो हमने देखा कि आपकी जो सेल वॉल थी या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, इसके अंदर हमने दो चीज़ देखी थी, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। तो देखिए, अगर हम जानें तो एक्चुअल में सेल के अंदर दो ही चीज़ें होंगी, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो पार्ट न्यूक्लियस वो अपनी जगह, बाकी जो बचा हुआ सेल का हिस्सा है वो क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म। तो ध्यान रहे कि पूरा पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म, अंदर में जो लिक्विड भरा हुआ है वो पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म, और जो बच गया छोटा सा पार्ट न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस अच्छे से आगे एक पूरा टॉपिक है। तो साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो जेली लाइक स्ट्रक्चर यानी कि हम इसे देखें तो जेली जैसा होता है। बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टुगेदर कंस्टिट्यूट प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, प्रोटोप्लाज्म। सो द एंटायर कंटेंट ऑफ द सेल विदाउट मेंबर इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रहे कि सेल के अंदर अगर मेम्ब्रेन ना हो तो हम क्या बोल देंगे उसको, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इन द सेल इज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये बात हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एक इक्वेशन दे रखी है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जोड़ेंगे तो हम क्या बन जाएगा, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेवरल ऑर्गेनीलीज, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑर्गेनीलीज और सेल इंक्लूजन आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। अब बात ध्यान रखिए, न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल, बाकी जो अलग अलग फंक्शन जो प्रोवाइड, अगर हम फंक्शन प्रोवाइड करते हैं वो सारे एलिमेंट्स या ऑर्गेनेली, यहाँ ध्यान रखिए क्या बोले, ऑर्गेनेलीज। सो वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में, जेली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही वो एम्बेडेड होंगे, यानी कि उसी के अंदर रहेंगे। ठीक है, ऑर्गेनेलीज स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द सेल दैट हैज़ अ स्पेशल फंक्शन। सबके जैसे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ एक वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपके जो सेल है, अब सेल को एनर्जी, सेल चलेगा कैसे, सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी कौन बनाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होगा, तो साइटोप्लाज्म में। गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनेलीज है। तो ध्यान रखिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी हम उन्हें ऑर्गेनेलीज बोल देंगे। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिक्स फाउंड इन प्लांट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, एनिमल सेल में तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी मिल गई। अब हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट आप लोगों ने सुना होगा, हम क्लोरोफिल जानते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल का ही एक एडवांस वर्जन क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए, क्लोरोफिल एक केमिकल है, क्लोरोफिल क्या है, एक केमिकल है, बाकी क्लोरोप्लास्ट एक पार्ट ऑफ सेल है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, सो द क्लोरोफिल विच इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम क्लास 7 में पढ़ कर आए हैं कि हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा अगर हम बात करें तो सनलाइट, और सबसे इम्पोर्टेंट था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही हमारे ग्रीन प्लांट्स का कारण है। ठीक है, अब इसके बाद एक और आ गई हमारे आगे न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज़ ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो देखिए, अगर हम इस तरीके से देखें कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर हमारी बॉडी में भी बात करें तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा ब्रेन,
ब्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ है? हमारे ब्रेन में। हमारी बॉडी किस तरीके से वर्क करेगी, हमें क्या करना चाहिए, ये काम कौन करेगा हमारे लिए? आपका ब्रेन करता है। सो अगर सेल के लिए बात करें तो सेल के लिए ब्रेन कौन है? तो आपका न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ जो कि सेल में परफॉर्म हो रही है वो कौन करेगा? हमारा न्यूक्लियस। इट जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस कैन भी, तो न्यूक्लियस को भी बचने के लिए, क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कुछ तो ऐसा हो गया, हमें स्पेसिफाई पता लग जाए कि हाँ ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करने के लिए क्या किया जाएगा? उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, विच सेपरेट इट्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज पोरस। देखिए पोरस यानी कि जो कि थोड़ा सा खुला हुआ, विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर से जो भी एंटर करेगा या न्यूक्लियस के अंदर बाहर से जो भी अंदर से बाहर जाएगा उसे कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस मेंबर। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक चीज़ होती है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, विच इज़ अ सेमी सॉलिड लाइक सब्सटेंस। सो सेमी सॉलिड यानी कि हम जेली टाइप ही उसे मान सकते हैं। और किस तरीके का स्ट्रक्चर है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइंड इन अ न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड क्रोमोसोम और क्रोमैटिन नेटवर्क। देखिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखिए हम इसे समझेंगे कि जो हमारा फादर है या जो हमारी मदर है, हम देखते हैं कि हर फादर मदर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ किसी अपने बच्चे में आती है। सो वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो हैं जीन्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें? जीन्स। तो जीन्स क्या है कि कुछ कैरेक्टर पेरेंट्स के अपने ऑफस्प्रिंग्स यानी कि आने वाली जनरेशन में कुछ क्रोमोसोम्स आते हैं। तो ये जो जीन्स है इन्हें कैरी कौन करता है? तो इन्हें कैरी करेगा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कहाँ मिलेंगे? तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में। ध्यान रखते हैं। ठीक है। और इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल बढ़ता है तब हमें ये इंडिविजुअल दिखता है। ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस स्मॉल राउंडेड बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियोस। ये बात ध्यान रहेगी आपको, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, तो देखिए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सेंटर में है न्यूक्लियस, फिर है हम ऊपर देख रहे हैं तो न्यूक्लियर पोर्स, इन्हीं छेद के अंदर से इंफॉर्मेशन आदान प्रदान होगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साथ में क्रोमैटिन नेटवर्क। तो क्रोमैटिन नेटवर्क आपको अच्छे से समझ में आया। क्रोमैटिन नेटवर्क का मतलब ये कि जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो ट्रांसफ़र होगी वो कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में अच्छे से जानेंगे। आप लोग अपने घर पर भी इस दोनों फ़ोटोज़ को आप अच्छे से देखेंगे। अभी हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पढ़ा है। आप फर्दर क्लासेस में इन सभी चीज़ों के अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।